वही है बट लिखी हुई है, प्रिंट नहीं है। ओके, बट जो हमने डिस्कस किया था वही है। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले तो जैसे हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वो सब तो पता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे 118। यस, वो सब डिटेल्ड में था 5th चैप्टर में, वो रिड्यूस हो गया है तो हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट्स में कई मेटल्स है, कई नॉन मेटल्स है और कई ऐसे हैं जो दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, मेटल्स भी और नॉन मेटल्स के जैसे भी। चैप्टर का नाम तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, लेकिन बात मेजरली की है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की बात नेग्लिजिबल की है। ओके, तो ये सब हम 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके थे कि भाई मेटल्स है तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज। ओके, कहाँ कहाँ मेटल होता है, तो भाई हमारी डे टू डे लाइफ में भी कितना मेटल ही मेटल है। ओके, ये तुम चेयर पे बैठे हुए हो तो आयरन का रॉड है, तो दैट इज मेटल। ओके, कहीं पे हम जाएंगे तो वो आता है ना मेटल डिटेक्टर, तुम गए कोई शोरूम में गए तो वहाँ से पास हो, टू 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 आवाज़ आ जाए, मतलब मेटल को डिटेक्ट कर लिया। ओके, बीप बीप आवाज़ आने लगेगी, तो मेटल डिटेक्टर। तो मेटल डे टू डे लाइफ में हम मेटल नॉन मेटल से ही घिरे हुए हैं। ओके, सो उसकी प्रॉपर्टीज अगेन ये क्लास 8th में ही हम सीख रहे थे। फिर भी क्या है, वो तो शाइनी होते हैं, लस्ट्रियस होते हैं, चमकते हैं मेटल्स। ओके, हार्ड होते हैं, एक्सेप्शंस है, अभी डिस्कस करेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किए थे। सो हार्ड होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। देन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, दोनों के गुड कंडक्टर्स है। सोनोरस है, बजाओगे तो आवाज करेगी, वो भी अच्छी आवाज। ओके, अच्छी आवाज, नॉइज नहीं। ओके, साउंड। सो सोनोरस होते हैं। डक्टाइल होते हैं, मतलब कि उनको मोड़ कर वायर भी बना जा सकता है, जैसे कि कॉपर का वायर हम बनाते हैं, एल्यूमिनियम का वायर बनाते थे, गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, तो डक्टाइल मटेरियल है। हाई मैलिएबिलिटी है, मैलिएबिलिटी मतलब उनको मार मार के पीट पीट के थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की शीट्स होती है, वो झोपड़पट्टी में वो जो रूफ होते हैं। ओके, झोपड़पट्टी में तो रूफ नहीं होते, बट पर्टिकुलर घर में, ओके, गांव में आज भी कई घर ऐसे होते हैं जिसमें रूफ सिस्टम होती है। ओके, मेरी नानी के वहाँ है आज भी, तो रूफ सिस्टम। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, गर्मी में बहुत खतरनाक वाली गर्मी लगती है वहाँ पर, क्योंकि वो जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और फिर वहाँ जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है, कंडक्शन। ओके, मतलब वो सब कंडक्शन और वो सब मतलब हीट ट्रांसफर होता है। ओके, कहने का मीनिंग क्या है, मेलिएबल होती है, मतलब उसको तुम मार मार के एकदम छोटा सा बना सकते हो, जैसे कि हम गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी बना रहे हैं, जैसे कि हम थीन शीट बना देते हैं एल्यूमिनियम की। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स की। और नॉन मेटल्स की भी यही सब प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन आगे नॉट लगाना होता है। ओके, कि दे आर नॉट सोनोरस, दे उनकी मेलिएबिलिटी लो होती है, सोनोरस नहीं होते, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, सॉफ्ट होते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, तो ये सारे ही पॉइंट उसमें ऑपोजिट हो जाएंगे सारे। डन। ओके, तो ये था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगेन आ जाते हैं एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस में क्या क्या है, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो मेटल्स, तो मेटल में जैसे कि मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ओके, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। ओके, देन गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, गैलियम एंड सीजियम, तो हमने तो देखा अभी कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं मेटल्स के, लेकिन गैलियम और सीजियम के क्या होते हैं, लो होते हैं। देन अल्कली मेटल्स सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, चाकू से भी काट सकते हैं हम। ओके, क्यों, अभी तो हमने बोला कि दे आर हार्ड, बट ये एक्सेप्शन है। ओके, तो ये क्या 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 अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाई अर्थ मेटल्स, अल्कली मतलब बेसिक नेचर में होते हैं, उसको अल्कली बोलते हैं। ओके, अल्कली वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, उनके सॉल्ट्स, ना कि वो, उनके सॉल्ट्स डिजोल्व हो सकते हैं, ना कि वो डिजोल्व हो सकते हैं, जैसे कि NaCl डिजोल्व हो सकता है,
NaCl सॉल्ट है सोडियम का, तो वो डिसॉल्व हो सकता है। वैसे तो ये थे हमारे मेटल्स के। नॉन मेटल्स की भी है, जैसे कि नॉन मेटल्स जो है दे आर ब्रोमाइन इज लिक्विड। ओके, तो नॉन मेटल्स अगेन हमें गैसियस फॉर्म में ज्यादा मिलेंगे और गैसियस में ना हो तो सॉलिड में मिलेंगे, जस्ट लाइक कार्बन। ओके, लेकिन ब्रोमाइन जो है वो कैसे मिलता है? लिक्विड। जैसे वहां मर्क्यूरी लिक्विड मिलता था, वैसे यहाँ क्या मिल रहा है? ब्रोमाइन लिक्विड में मिलता है। देन आयोडीन जो है वो लस्ट्रियस है। हमने तो बोला कि मेटल लस्ट्रियस होते हैं, नॉन मेटल लस्ट्रियस नहीं होते, नॉन लस्ट्रियस होते हैं, लेकिन आयोडीन चमकता है। आयोडीन, नमक कैसे चमकता है? ओके, शुगर और नमक कैसे चमकता है? ओके, शाइन लगता है ना उसका, सो लस्ट्रियस होते हैं। देन कार्बन की बात करें तो एलोट्रॉप्स की बात करते हैं हम, तो कार्बन के कार्बन एक खुद क्या है? नॉन मेटल है, तो उसके एलोट्रॉप्स भी क्या होंगे? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ही शो करने चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जैसे कि कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड, तो नॉन मेटल्स तो सॉफ्ट होते हैं। ओके, हार्ड तो मेटल होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई चीज है तो वो है डायमंड। ओके, देन नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कार्बन का ही एलोट्रॉप ग्रेफाइट, उससे ही तो हम से बैटरी बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ओके, तो दे आर कंडक्टर्स, इट इज अ कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो कार्बन डायमंड हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। समझ में आ गया? ओके, सो 1 मार्क में आने के चांसेस ज्यादा है। अंडरस्टूड? ओके, क्या था? हाँ, लीड भी एक मेटल में नॉन इनवेल होता है। हाँ, यस यस, वो हमने नोट्स में से देखा था, तब हमने देखा था लीड का भी एग्जाम्पल। ओके, डन। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हमें पता ही है, जो हमने अभी पहले बात की वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सोनोरस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ इकट्ठा हो जाए तो मेटल ऑक्साइड बना देता है, वेरी सिंपल। ओके, सो मेटल ऑक्सीजन के साथ इकट्ठा हो गया तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो सी कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जुड़ गया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, अब मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो मेटल ऑक्साइड तो बना देता है, लेकिन हमने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक एंड एसिडिक इन नेचर। तो ये कौन होते हैं? मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। याद है ना, नॉन मेटल्स का एग्जांपल दिया था, एसिड रेन का एग्जांपल दिया था, याद हो तो, कि सल्फर, नाइट्रोजन, वो सब नॉन मेटल्स हैं। ओके, वो सब SO2 SOX और NOx के फॉर्म में एनवायरनमेंट में रहते हैं, बारिश होती है उनके साथ मिल जाते हैं और फिर जो गिरता है उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। तो एसिड नॉन मेटल, तो मतलब नॉन मेटल एसिडिक होते हैं और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। बट एम्पोथेरिक भी हमने पढ़े हैं। एम्पोथेरिक मतलब ऑक्साइड्स मतलब क्या? जो दोनों बिहेवियर शो कर सके, एसिडिक बिहेवियर आल्सो एंड बेसिक बिहेवियर आल्सो। सो दैट इज ZnO, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाम याद रखना है 1 मार्क में कि भाई गिव नेम ऑफ 2 एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। ओके, तो ये 2 नाम लिख देने हैं, जिंक ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ओके, डन। देन नेक्स्ट, अभी आगे और केमिकल प्रॉपर्टीज में ये तो हमने देख लिया कि मेटल ऑक्साइड बनता है। अब कई ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे। ओके, क्यों? उनकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, तो दे रिएक्ट विगरसली विद द ऑक्सीजन। ओके, एकदम फटेंगे, बॉम्ब के जैसे फटेंगे। ओके, फायर, सो दैट्स व्हाई दे आर स्टोर्ड इन द केरोसिन। डन। कौन कौन नाम याद रखना? सोडियम एंड पोटेशियम। गोल्ड और सिल्वर होते हैं, वो कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्यों? वो तो लीस्ट रिएक्टिव है भाई। सोचो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव करते तो हमने जो ज्वेलरी पहनी है वो धीरे धीरे कम हो जाती। ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव विद द ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड्स बनेगा ही नहीं। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी देखी है, केमिकल प्रॉपर्टी, क्या? ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड्स बनाते हैं। डन। लेकिन सबका नहीं बनाते हैं, जैसे कि हमने बात की किसकी? सोडियम की बात की, पोटेशियम की बात की। ये लोग कौन है? मेटल्स ही है। ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड नहीं बनाते क्योंकि विगरसली रिएक्ट करते हैं, फट जाते हैं, एक्सप्लोसिव है। ओके, कौन सी रिएक्शन आएगी ये? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यस, ओके, दैट्स इट। चलो।
नेक्स्ट अब आते हैं हम दूसरी केमिकल, और से केमिकल प्रॉपर्टीज ही बोलेंगे, हाँ यस। तो ये तो हमने पढ़ ली है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, ओके उसका रिवीजन है वापस। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, याद आया? ओके सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। सो मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, उसमें भी एक्सेप्शन है। HNO3 ले लिया तुमने तो वो नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि वो ही रिड्यूस कर देगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके याद आया ना? ओके HNO3। सो मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगा? पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ओके। देन एक्सेप्शन कि मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, दैट इज नाइट्रिक एसिड वही है HNO3, तो वो बना देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं, सॉल्ट और H2O। मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस तो आएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा? पानी बना देगा। डन। तो इसीलिए हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा नहीं, ओके क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? HNO3, ओके उसमें भी एक एक्सेप्शन, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, यस ओके। तो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, ओके दैट इज मैंगनीज, ओके जो मैंगनीज है वो जो है HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस देंगे, ओके। सो मैंगनीज लिख देना है तुम्हें अंदर। सर मैग्नीशियम भी है? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दोनों, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, Mg एंड Mn, ओके सो वो दो है। देन नेक्स्ट है हमारा ये वाला, ओके इतना समझ में आ गया? दो प्रॉपर्टी हम पढ़े सीक्वेंस में। चलो पहले से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 118 एलिमेंट्स है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, वो सब। अब मेटल लिए तो मेटल की प्रॉपर्टीज की बात की, अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा फिर उसमें जो एक्सेप्शन है उसकी बात की, उसमें मेटल्स में 2-3 एक्सेप्शंस देखे, तीन एक्सेप्शंस देखे, नॉन मेटल में भी 2 एक्सेप्शन देखे, और कार्बन के एलोट्रोप्स की भी बात की। और कार्बन के एलोट्रोप्स की बात की उसमें दैट्स इट। मतलब उसके बाद हम आ गए थे किस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की तो मेटल एंड ऑक्सीजन, मेटल एंड ऑक्सीजन की बात की तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। लेकिन सबका ऐसा नहीं होगा। किसका नहीं होगा? तो भाई पोटेशियम और सोडियम का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्ट कर देते हैं, उनका नहीं होगा। और भी कई मेटल है उनका नहीं होगा, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम लेस रिएक्टिव है, वेरी लेस रिएक्टिव, तो उनका ऐसा होगा नहीं। तो ये ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट हुआ। फिर हमने देखा किसके साथ? नहीं वाटर के साथ नहीं देखा, हमने देखा एसिड के साथ। यस तो मेटल प्लस एसिड तो वो देगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। उसमें एक्सेप्शन है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 लिया तो वो होगा नहीं। लेकिन एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है कि हाँ अगर तुमने मैंगनीज और मैग्नीशियम लिया और HNO3 डाइल्यूट, HNO3 क्या डाइल्यूट लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो काम नहीं बनेगा। डाइल्यूट HNO3 लिया तो वापस वो बनाएगा क्या? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ उस मैंगनीज और मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके मतलब क्या? वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर देगा। लेकिन मैंगनीज और मैग्नीशियम की खुद की प्रॉपर्टीज ऐसी है कि वो खुद का ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देते, इसलिए ऐसा होता है। डन, ओके समझ में आया ना? जैसे हम यही चैप्टर में देखते हैं ना कि लास्ट में जो ऑकरेंस आता है और मिनरल्स, और फिर कार्बन से हम उसको रिड्यूस्ड करते हैं। लेकिन फिर कई तो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, यही लोग सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तो वो लोग कार्बन से भी रिड्यूस नहीं होंगे। तो उनके लिए फिर वो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हमने रिफाइनिंग किया था, याद आया ना? तो कर तो सकते हैं लेकिन फिर एक लेवल के बाद वो नहीं कर सकते। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो अच्छा खासा है, लेकिन इनके सामने तो वो अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अल्कली मेटल्स के सामने वो अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। वैसे ही मैंगनीज एंड मैग्नीशियम जो है वो उसका इफेक्ट ही नहीं होने देते। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है HNO3 उसका इफेक्ट खुद पे होने ही देते नहीं। डन, ओके सो अब आगे हम देखते हैं, हो गया इतना ही देखा हमने। अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं। सो रिएक्टिविटी हमने पूरी सीरीज देखी थी, कानो, कार, मांगे, अल्ट्रा, जैन, फरारी, प्रभु, हे, क्यू, HG, AG, A, ओके
याद रह गया ना, मतलब उसमें एलिमेंट याद आना चाहिए, फिर कानो कानो मत करना। ओके ओके, सो पोटेशियम सोडियम वैसे ही पूरी सीरीज। अब ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा, कॉपर को धक्का मारो, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सी। अब वैसे ही Fe प्लस CaSO4 हम तो लिख देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम वो हमारी सीरीज लिखे, ओके, तो हमारी सीरीज में कानो कार मांगे, तो ये देखो कार आ गई, सीए ज्यादा रिएक्टिव है, कानो कार मांगे अल्ट्राजेन एंड फरारी। तो आयन की कंपैरिजन अगर कैल्शियम से करे, सो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन द आयन, तो वो जगह छोड़ेगा ही नहीं। ओके, वो पावरफुल ज्यादा है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वही हमारी सीरीज है पूरी। ओके, कानो कार मांगे अल्ट्राजेन फरारी, प्रभु हे क्यों HG डन। ओके, हाँ, सो मोर रिएक्टिव मेटल और सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, तब जाके बनेगा सॉल्ट ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल अलग हो जाएगा। ओके, ये जो हमने वर्डिंग में लिखा, देन वही हमारी सीरीज। ओके, सीरीज के बाद अब बात आती है आयनिक कंपाउंड की। ओके, जो हमने देखा था, अगेन नोट्स में से ही देखा था कि भाई सपोज NaCl है, उसके लिए बेसिक तुम्हें 20 तक के एटॉमिक नंबर आने तो चाहिए। ओके, 20 तक के, नहीं तो नहीं लिख पाओगे ये। ओके, तो वो अलग अलग कंपाउंड बना के देंगे, आयनिक कंपाउंड ये वो, और बोल देंगे कि भाई राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड शो द आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन देम। जैसे NaCl दे दिया, MgOH ट्वाइस दे दिया, MgCl2 दे दिया। ओके, तो ये कुछ भी दे दिया और बोलेंगे राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ईच एलिमेंट एंड शो द आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम। तो हमें 3 स्टेप में वो एक या 2 मार्क में वो करना है। ओके, सो क्या करना है उसमें, जनरली आयनिक कंपाउंड होगा किसका, प्लस और माइनस का ही होगा। प्लस और माइनस बनते कैसे है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव हो गया। पीरियोडिक टेबल अगर हम बात करें, चैप्टर तो निकल गया है, लेकिन पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल्स भरे पड़े हैं, और जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड जाए तो वहां पे कौन है, नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल्स के पहले कौन है, मेटलॉइड्स, मतलब बीच में मेटलॉइड्स, जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं। मतलब 13-14 ग्रुप में से ही चालू हो जाता है ना कार्बन हमारा, कार्बन सिलिकॉन दोनों बिहेवियर, मतलब 4-4 वाले। ओके, मेटलॉइड्स, ओके, दोनों बिहेवियर शो करेंगे। ओके, मेटल की भी और नॉन मेटल, मतलब उनकी वैलेंसी कितनी है, 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेन देन की बात चल रही थी, वो तो होगा नहीं, इसलिए वो लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। अंडरस्टूड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल है, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल है। पहली लाइन तो हमें पता ही है, लीना की रफ से फरियाद, तो ये सब कौन है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, ये सारे, और फिर दूसरा वाला भी बेटो मांगे कार स्कूटर वाला। ओके, वो सब तुम्हें याद नहीं रखना, वो सब अगर साइंस लिया तो 11th में आएगा, लेकिन हमें पता है ना कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैंगनीज, कैल्शियम, मैंगनीज बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब फर्स्ट सेकंड ग्रुप में आते हैं, ये सब हमें पता है। लास्ट वाला 18 वाला देखे तो हमें पता है कि जो भी नोबल गैस है वो पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाला है। ओके, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, लास्ट वाला एकदम 18 वाला, 18 ग्रुप्स है, तो उसमें 18 वाला हमारा नोबल गैसेस है। फिर 17 वाला हेलोजन है। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो वाले, वो सब कौन है, नॉन मेटल्स। गैसेस की बात की थी ना हमने, नॉन मेटल्स कैसे पहचानोगे, फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग तो बताया था कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और बाकी सारे गैसेस। ओके, तो वो सारे नॉन मेटल्स है। तो पहले जैसे सीक्वेंस बताई थी वो सब पता है ना, मेटल का, नॉन मेटल का, ये वो सब कुछ कैसे करना है, तो वो बैलेंसिंग की बात। डन, वो 1 मार्क में आएगा ही। हाँ, बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, इजी ही है, शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने सारी बताई थी। ओके,
हाँ सो कहने का मीनिंग है कि आयोनिक बॉन्ड शो करो, तो फिर करना क्या है, पहले तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, उसके लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और फिर 2 8 8 18 18 32 वाला लगा दो। तो इसका कितना है, इसे 11 11 मतलब 2 8 और 1, तो 2 8 और 1 लिख दिया। क्लोरीन का है 17, तो 2 8 और 7 लिख दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनिक कंपाउंड बनेगा। तो ये 3 स्टेप्स तुम्हें दिखाने हैं। सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na प्लस बन गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन माइनस बन गया। अब दोनों का एडिशन कर दो, यहाँ ऐड करोगे तो क्या होगा, NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ एडिशन करोगे तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से चले जाएंगे, तो यहाँ पे Na प्लस एंड Cl माइनस, दैट इज सोडियम क्लोराइड, वही इकट्ठा होते हैं। तो बस हमें ऐसे ही बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखा देना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कि ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ बैठ जाएगा, दैट्स इट। और ऐसे बिठाया और वहाँ पे एग्जैक्टली Na प्लस Cl माइनस और ऐसे बिठा के दिखा। ओके, तो ये हमने प्रैक्टिस की थी, वही जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वही है सब। ओके, सो मेरी बुक भी थी, मतलब मेरी नोट्स भी थी एक, जिसमें मैंने ऐसे ही हैंड रिटन लिखा हुआ था, बट अभी मैं वो ढूंढूं, स्कैन करूं, बहुत टाइम जाएगा, बट आई थिंक कि आई विल फाइंड दैट। ओके, क्योंकि सपोज 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर कितना बड़ा है, ओके, बट उसमें से करेंगे तो ऐसे फटाफट फटाफट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें रिवाइज ही करना है ना। ओके, सो आई विल फाइंड एंड उसमें से ही हम करेंगे, मोस्टली मिल ही जाएगी। तो देखो, जैसे अभी देखा NaCl, वैसे ही MgCl2 का करना है, तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम 12, क्लोरीन 17, लेकिन 2 क्लोरीन है, याद रखना। सो मैग्नीशियम 282, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वैसे 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को, और फिर पूरा यहाँ पे बिट्रो लिख दिए। ये 3 स्टेप लिखोगे तब जाके 1 मार्क मिलेगा, और शायद 2 मार्क्स में पूछे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 1 मार्क। 3 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। क्या, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो सब बता दो। एंड थर्ड में बता दो, मतलब ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में बता दो, और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में वही चीज बताओ, दैट्स इट। ओके, तब जाके हमारा 1 मार्क कंप्लीट होगा। अगेन वैसा ही Na2O, Na2O तो सोडियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 6। ओके, तो वैसे ही शो कर देना है, डन। अब आयोनिक कंपाउंड बना तो दिए, उनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, अगेन इंपॉर्टेंट, याद रख लो। तो पहला सॉलिड एंड हार्ड। ओके, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, नमक को ही याद रख लो, NaCl। ओके, तो सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, शेयरिंग जैसा नहीं है। शेयरिंग में तो क्या, अरे यार झगड़ा हुआ, अच्छा तू अपने साइड मैं अपने साइड, यहाँ पर तो ऑपोजिट है, मतलब एक दूसरे को खींचते ही रहेंगे, तो खींचते रहेंगे मतलब बॉन्डिंग रहेगी। ओके, सॉलिड एंड हार्ड। सेकेंड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे मेटल का होता है वैसे ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जिसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी और से बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं, वो सब के चक्कर में मत पड़ो, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, सिर्फ इतना याद रखो कि 2 लोग जुड़े हुए हैं, अगेन वही जुड़े हुए हैं, NaCl, तो Na और Cl, ये मार्कर के इस साइड Na है और इस साइड Cl है, इन दोनों को तोड़ने के लिए, तोड़ूंगा नहीं हाँ, इन दोनों को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए थे, जैसे कि मीथेन, बीच में कार्बन और 4 साइड हाइड्रोजन, ओके, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे कि पानी, वाटर, तो H2 और O वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो होगा क्या कि थोड़ा एनर्जी देंगे और अलग हो जाएंगे, H प्लस OH माइनस। मीथेन में भी H निकल, नहीं, हम क्लोरोमीथेन बनाया, कैसे बनाया, एक हाइड्रोजन चला गया, क्लोरीन आ गया, समझ में आया। ओके, तो थोड़ी एनर्जी पे उनके बॉन्ड टूट जाएंगे, लेकिन इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं,
और अट्रैक्शन भी ज्यादा है, अभी हमने पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड इजीली टूटेंगे नहीं। तो वही चीज बता रहे हैं कि बॉन्ड इजीली नहीं टूटेंगे तो उनको बॉइल करना होगा, तो बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा, उनको मेल्ट करना होगा। दो एटम है, एक ये और ये, सॉलिड होते हैं तो ऐसे चिपके हुए होते हैं, लिक्विड होते हैं थोड़े दूर दूर, गैस होते हैं ये तो हमने पढ़ा है, सॉलिड में एटम्स आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड में थोड़े बहुत अपार्ट और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं। तो जैसे ही हम एनर्जी देंगे तो पहले तो इनको दूर करो, दूर करने के लिए एनर्जी यूज होगी, फिर जाके उनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। ओके, तो वही चीज है। हाँ बोलो नहीं। हाँ, मतलब देखकर हम बता सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है या आयनिक बॉन्ड, फॉर्मूला देखकर बता तो सकते हैं अगर तुम्हें एलिमेंट और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो। ओके, जैसे कि भाई कार्बन जनरली कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, फिर तुमने ऑक्सीजन और क्लोरीन लिया, वो दोनों बनाते हैं। ओके, जैसे कि तुम अभी हमने देखा कि क्लोरोमीथेन, मीथेन अब क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन में कार्बन और क्लोरीन जो जुड़े हुए हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl वो लोग आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो एलिमेंट को देख के तुम बता सकते हो जनरली हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि वो एक है, हाफ, उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, लेकिन उसके पास कितना है, हाफ, एक। कार्बन, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके पास कैसे है, 4। सिलिकॉन 4। ओके, वो लोग क्या कर देते हैं, बॉन्ड शेयरिंग, क्योंकि हमने वो 4th चैप्टर में पढ़ा है, रिवीजन करेंगे फिर से कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना, इट विल मेक हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन लेन देन की बात मत करो, शेयरिंग ही करेंगे, 1 2 3 की बात हो तो ठीक है। ओके, तो +4 और -4 तो हम सिर पे लिखेंगे ही नहीं, डन। ओके, तो दैट्स क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता भाई। अगर +1 हो सकता है तो +4 क्यों नहीं हो सकता, ज्यादा एनर्जी दे दो, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम वहां से, जैसे कि वो टीचर जैसे ही क्लासरूम के बाहर गए हो, तो जैसे ही तुम बॉन्डिंग है, सपोज के कार्बन है, ओके, अब तुम्हें उसमें से +4 निकालना है, तो धीरे धीरे तुमने 1 निकाला, +1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एनर्जी देकर, हाँ एनर्जी दे रहे हो, गरम कर रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, गरम कर ही रहे हो, और जैसे अभी बंद किया ना, 4 इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेगा वो, जो तुम्हारी मेहनत थी वो चुटकी में वो खत्म कर देगा। मतलब वो इतना अनस्टेबल है कि जैसे ही उसको चांस मिलेगा ना, पूरा वापस स्टेबल हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो मुझे गर्म कर रहे थे इसलिए मैंने छोड़ दिए, जैसे ही हीट थोड़ी भी कम हुई, थोड़ी भी, वो वापस वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, तो फिर तुम्हारी मेहनत पानी में गई ना, दैट्स वाई वो बनाता क्या है, अंडरस्टूड। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट था, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, अगेन NaCl को याद करो, आयोनिक में NaCl याद रखो, NaCl हार्ड होता है, सॉलिड होता है। दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट, गर्म करो पानी, नमक वाला पानी बनाओ और गर्म करो, मिल जाएगा नमक फटाफट, नहीं मिलेगा, टाइम मिलेगा बट टाइम लगेगा भाई, पूरा पानी उबालो तब जाके ऐसे छोटू सा मिलेगा थोड़ा सा। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। थर्ड पॉइंट में भी नमक को ही ले लो, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में नमक वाला पानी अभी तो बोला, सॉल्युबल इन वाटर हो जाता है, डन। तो सॉल्युबल इन वाटर कौन, आयनिक कंपाउंड्स, ओके, बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, हाँ ठीक है, वाटर में हो जा रहे हैं ना, ठीक है, ओके। तो इनसॉल्युबल कहाँ पे है, केरोसिन, पेट्रोल पे। एंड लास्टली कंडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का NaCl नमक वाला, कोई स्विमिंग पूल है, वो एग्जांपल दिया था मैंने, याद हो तो, ओके, कि DM वाटर भरा हुआ स्विमिंग पूल है, डीमिनरलाइज्ड वाटर वाला स्विमिंग पूल है, और अपने टैप वाटर वाला और हमारा सॉल्ट डाला हुआ स्विमिंग पूल है, तो उसमें करंट लगने के चांसेस ज्यादा है। CID में एक ऐसा केस आया था कि एक बंदा नहा रहा था और अचानक कैसे मर गया, क्यों, किसी ने लाइव वायर पानी में डाल दिया था। ओके, CID में आया था सालों पहले, CID तो शायद बंद हो गया, अभी नहीं आता होगा। ओके, आता है अभी भी, अच्छा पूरा नहीं आता है, नहीं आता। लेकिन ये तो मैं तुम लोगों को जितना था तब की बात कर रहा हूँ मैं,
ओके, बहुत पहले की बात, वो तारक मेहता जैसा है, बहुत पुराना एपिसोड आते हैं उसके, बहुत चली वो सीरीज भी, बहुत चली। ओके तो वो उसके अंदर मिनरलाइज्ड वाटर नहीं यूज किया होगा ऐसा? हाँ ऐसा ही, यस, डीमिनरलाइज वाटर नहीं, वैसे भी स्विमिंग पूल में कौन डीमिनरलाइज वाटर यूज करता है, कोई नहीं करता। क्लोरीन वाटर यूज क्लोरीन डाल दिया मतलब मिनरल आ गया अंदर क्लोरीन डाला मतलब मिनरल आ गया। ओके, तो डीमिनरलाइज वाटर कोई यूज नहीं करता, मतलब हम नॉर्मल स्विमिंग पूल में भी जाए, उसमें भी लाइव वायर डाल दिया ना, गए काम से। ये सब हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, दुष्ट बुद्धि का यूज मत करना कि चलो मस्ती करते हैं, अरे मस्ती में किसी की जान चली जाएगी। ओके सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अगेन यहाँ पर भी NaCl को रखो। रिक्वायर क्यों भाई, क्यों ये करते हैं, क्योंकि ये चार्जेस से बने हुए हैं, Na+Cl-, तो जैसे ही उनको हीट मिलेगी, पानी में तो वो सॉल्युबल ही है वैसे, तो Na अलग से घूमेगा, Cl अलग से घूमेगा, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए। तो ये चार्जेस है, चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, तो इसीलिए रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ चार्ज। ओके सो सॉलिड मोल्टन, हाँ लेकिन इसी में भी अगेन एक्सेप्शन, कि सॉलिड स्टेट में है तो आयनिक बॉन्ड है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। मतलब ऐसे नमक का पत्थर है, नमक का पत्थर है, तुम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर, लाइव वायर यहाँ डाल दिया और यहाँ से नमक को पकड़ा हुआ है, करंट नहीं लगेगा। लेकिन मोल्टन स्टेट में है, पानी में नमक डाला हुआ है तो करंट लगेगा, तो मोल्टन स्टेट में और से लिक्विड स्टेट में लगेगा। डन, पक्का। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी, 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है क्या, अगेन नमक को ही याद रखो कि भाई वो सॉलिड होता है, वो हार्ड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। ओके, तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, उनको पानी में डाल दो, सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन पेट्रोल कैरोसिन में नहीं होंगे। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। डन। तो स्टोरी क्या है, स्टोरी है हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट है मतलब वो हार्ड है और क्या है, सॉलिड है, हार्ड है और सॉलिड है। और दूसरा भी एक कैरेक्टरिस्टिक है उसके पास कि वो टूटेगा नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। मतलब एक हमारे पास सॉल्ट है, तुमने गर्म करने की ट्राई की लेकिन इतना ज़्यादा गर्म हुआ नहीं, वो मेल्ट हुआ नहीं जल्दी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। फिर मेल्ट नहीं हुआ तो दुष्ट बुद्धि ने बोला कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा, तो पानी में डाल दिया तो सॉल्युबल हो गया, तो सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में सॉल्युबल हो गया, वही पानी स्विमिंग पूल में डाल दिया मस्ती करने के लिए। ओके खत्म पिक्चर खत्म, थियरी खत्म। ओके चलो डन। तो ये थे आयनिक। अब बात करते हैं हम मिनरल्स की। ओके, तो अब जितने भी हमने ये मेटल्स की बात की, ये सारे मेटल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, एनवायरमेंट, अर्थ क्रस्ट में से ही मिलेंगे। लेकिन क्या फ्री स्टेट में होंगे ये, नहीं होंगे, वो उनके ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, इस डिफरेंट ओर्स बने हुए हैं। हाँ अगेन फ्री तो नहीं, फ्री स्टेट में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कई कई मिलेंगे फ्री स्टेट में जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ओके हाँ, वो भी मिट्टी वाला मिलेगा, लेकिन उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है कि भाई गोल्ड है, उसके ऊपर से तुम ऐसे झाड़ू भी मार दो तो मिट्टी निकल जाएगी, उसके लिए तुम्हें केमिकल रिएक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, या पानी में भी डाल दो, साफ कर दो, तो वो डस्ट पार्टिकल है जिसे हम क्या बोलते हैं, गैंग। ओके सो वो जो गैंग है, लेक्चर के टाइम पे बताया था ना, कुछ भी पड़ा हुआ हो, एनिमल का कुछ भी पड़ा हुआ हो, ओके, तो वो सब क्या हो जाता है, निकल जाता है। ओके चलो, सो मिनरल्स आर द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स इसलिए बोला क्योंकि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो तो कंपाउंड बनाएगी नहीं, बाकी सारे बना देंगे, सल्फाइड्स और कार्बाइड्स और ऑक्साइड सब बना देंगे। ओके, बट लीस्ट रिएक्टिव नहीं बनाएंगे, इसलिए लिखा है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब नेचुरली है, कोई बनाने गया था गोल्ड को नीचे, नहीं, नेचुरली ऑकरिंग। ओके, नेचुरली ऑकरिंग है, नेचर में ही है। ओके, तो दैट इज, और एलिमेंट्स अगेन लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर, वो लोग QHgAgAu में आता था ना, क्यू कॉपर। ओके, सो
प्लेटिनम भी है लीस्ट रिएक्टिव और वो भी इनके जितना ही महंगा है. ओके, सो दे आर मिनरल्स. अब मिनरल्स के बाद एक था लिखना रह गया है, दैट इज ओर. ओके, तो मिनरल्स और ओर में डिफरेंस क्या है? वैसे देखा जाए तो कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन ओर क्या है? नहीं, ज्यादा क्वांटिटी तो कॉस्ट इफेक्ट. ओके, कि मिनरल्स क्या है, मतलब जैसे कि मुझे मिल गया आयरन ओर. आयरन ओर मिल गया मतलब क्या कि आयरन एक टुकड़ा मिल गया जिसमें आयरन ज्यादा है. तो एक टुकड़ा मिल गया जिसमें आयरन ज्यादा है, लेकिन वो अभी उसको मैं क्या बोलूंगा? मिनरल बोलूंगा. ओके, उसको मैं क्या बोलूंगा? मिनरल. अब वो आयरन का जो टुकड़ा है, वो जो मिनरल है, वो माउंट एवरेस्ट पे है. तो अब मुझे और वो कितना है? 2 kg. तो अब मुझे पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है वो 2 kg आयरन ओर लाने के लिए. ये फिजिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर वो मैं लेके भी आ गया और फिर मैंने बेचा तो जितने पैसे मिलेंगे, सपोज मिले मुझे 2000 रुपीज. कितने मिले? 2000 रुपीज. तो मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ने में 2000 रुपीज से ज्यादा का खर्चा होगा या नहीं होगा? तो वो फिजिबल नहीं है. तो भी नहीं होता ना. तो भी सोचो 2 kg गोल्ड कितना खर्चा होगा? लैक्स में आ जाएगी उसकी वैल्यू. ओके, 2 kg तो ज्यादा है, बहुत लैक्स में आ जाएगी. फिर भी माउंट एवरेस्ट पे जाने का खर्चा सबसे महंगा क्या है पता है? वहां पर लाइफ. मर भी सकते हैं. ओके, मर भी सकते हैं ना. कोई और माउंटेन बोल दिया तो ठीक है. माउंट एवरेस्ट पे तो कितने लोगों की डेथ हो गई है. क्यों भाई? चढ़ने गए थे, ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन. माउंट एवरेस्ट तो दूर की बात है, लद्दाख घूमने जाते और डेथ हो जाती है. ओके, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इंटेक, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है वहां पर. अंडरस्टूड? ओके, सो लेकिन अगेन जो तुमने क्वेश्चन बोला, वो अगर फिजिबल है और बहुत पहाड़ पे है तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कि भाई प्रॉफिटेबल है या नहीं है. और अगर प्रॉफिटेबल है तो वो भी लेके आएंगे हम. भले ही मेहनत लगे, भले ही सालों लगे वो निकालने के लिए, भले ही ईयर्स लगे वो निकालने के लिए, लेकिन ईयर्स लग. जैसे भाई कहीं पे ऑयल मिल गया, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल मिल गया, अब ढूंढने के लिए हमें ईयर्स ऑफ इरेक्शन, ईयर्स ऑफ स्टडी, ईयर्स ऑफ एनालिसिस करना पड़ता है. कितना एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाकर हमें कितने सालों की मेहनत के बाद कोई एक ऑयल वेल, पेट्रोलियम वेल मिलता है. लेकिन उसमें है क्या? उसका तो मतलब तुम लैक्स में नहीं, करोड़ों में खेलोगे. उतना ज्यादा वैल्यू है उसकी. तो तब वो जो तुमने ईयर्स स्पेंड किए हैं, जो तुमने इकोनॉमिक मनी स्पेंड किए हैं, वो वर्दी है. ओके, तो जो फिजिबल है उसको हम क्या बोलेंगे? ओर्स. मिनरल्स तो सबको ही है. ओके, लेकिन जो फिजिबल हो उसको हम क्या बोलेंगे? ओर्स. और अगर फिजिबल ना हो तो उसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे? वो मिनरल्स ही है. मतलब अगर ट्रू और फॉल्स हो सकता है. ऑल मिनरल्स आर ओर्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स. ट्रू और फॉल्स, तो कौन सा सही? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, वो सही है. ऑल मिनरल्स आर ओर्स, वो सही नहीं है, क्योंकि सारे थोड़ी फिजिबल होंगे. डन? ओके, अगेन तो ये लोग फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो रिएक्ट कर जाएंगे. रिएक्टिविटी ज्यादा है तो रिएक्ट कर जाएंगे. इनकी रिएक्टिविटी कम है तो वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, लेस रिएक्टिव. अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की बात चल रही है, तो ये चैप्टर एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जैसे मैंने लेक्चर के टाइम पे भी बताया था, एक्चुअल में आता है वो 12th साइंस में. तो अगर साइंस लिया और 11th अच्छे से पास कर दिया, तब जाके 12th में ये पढ़ाई होगी. क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, मतलब उसमें बताया जाता है कि तुम्हारे पास कार्बन का ओर है. ओके, तो उसको तुम फर्नेस में डालो, गर्म करो, इतने टेम्परेचर पे गर्म करो, प्रेशर इतना रखो, तब जाके तुम्हें मिल जाएगा कार्बन. वो पूरी प्रोसेस है. तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है. सिर्फ हमारे सिलेबस में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. मतलब क्या? ओर्स में से डिजायर्ड एलिमेंट को ले लेना, गेट करना. ओके, टू गेट और टू अचीव और टू गैदर द डिजायर्ड एलिमेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर. डन? उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ये प्रोसेस का नाम है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर is a process in which we are getting the desired elements from the ore, from its ore.
डन। बस इतना ही याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, ज्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, 11th में नहीं 12th में आता है वो। अच्छा, देन ये जो चिपका हुआ है ओर के साथ साथ थोड़ा बहुत धूल मिट्टी डस्ट ये वो, उसे बोलते हैं हम गैंग्स। ओके, सो गैंग्स बोलते हैं, स्पेलिंग गलत हो गया है। ओके, ओर्स mined from the earth contaminated with the large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gangue. ओके, सब कुछ होगा उसमें, सॉइल होगा, कॉन्टामिनेटेड मटेरियल होगा, और सैंड होगी, धूल मिट्टी सब कुछ होगा। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे हम, गैंग्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में हम क्या कर रहे हैं, गैंग को निकाल रहे हैं, जरूरत का रख रहे हैं। तो जरूरत का सिर्फ हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है, गैंग्स में कोई अच्छा वाला एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे कि आयरन का ओर मुझे मिला, उसमें 95% आयरन है, 3% कॉपर है और 2% कचरा है। ओके, तो कचरा तो 2% निकाल दिया, लेकिन मेरे पास 3% कॉपर भी मिलेगा। कॉपर भी उस केस में अगर मैं देखूं कार्बन को और से आयरन को, तो कॉपर भी कचरा है मेरे लिए। लेकिन ये जो निकाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर दिया, तुम्हारा आयरन तो तुम्हें मिल गया। अब ये जो बाकी बचा है उसको फिर से रिफाइंड करके हम वो गैंग्स को अलग कर देंगे और अपना कॉपर भी ले लेंगे। अंडरस्टूड? ओके, हाँ। सो अब बात आती है कि भाई ये सबको लेना है हमें, अर्थ क्रस्ट में से ये मेटल्स हमें चाहिए सारे, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं। ओके, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो लेस लो रिएक्टिविटी हो तो उसको क्या करो, सिर्फ गर्म करो। ओके, HgS जिसका नाम था सिन्नेबार। ओके, सो HgS सिन्नेबार को सिर्फ गर्म करो। गर्म करने के लिए हीट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ओके, बर्न तो वो खुद ही होगा, तो हीट होगा। सो ऑक्सीजन हीट दोगे तो क्या बन जाएगा, HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो H2 है उसको फर्दर हीट करोगे तो उसमें से Hg बन जाएगा, ये O भी निकल गया। डन। ओके, ये सिंपल था। वैसे ही कॉपर ऑक्साइड सपोज, सो कॉपर सल्फाइड, सो कॉपर सल्फाइड, ओके, उसमें से कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। ऑक्सीजन तो है ही, तुम्हें सिर्फ गर्म ही करना है, ऑक्सीजन तो है ही एटमॉस्फेयर में। सो गर्म करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बना। अब कॉपर ऑक्साइड ये जो बना वो और कॉपर सल्फाइड, ओके, वो लोग उनको साथ में गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। डन, यही दो हमने देखी थी। ओके, ये क्या है, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, जिसमें हमने किस किस की बात की, कॉपर की और Hg मर्क्यूरी की। ओके, सल्फर की नहीं, वो तो नॉन मेटल है, हम तो मेटल की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, अब आते हैं सेकेंडरी। ओके, मतलब मीडियम रिएक्टिविटी वाले। तो मीडियम रिएक्टिविटी में कौन कौन है, बल्ब सारे भरे पड़े हैं ना, वो मीडियम रिएक्टिविटी वाले ही है। तो है आयरन, जिंक, लेड, सब कोई। तो अब उसके दो तरीके के ओर्स मिलते हैं, एक होते हैं कार्बोनेटेड ओर और दूसरे होते हैं सल्फाइड ओर। उनको डायरेक्टली गर्म करके मेटल मिलता नहीं है, जैसे कि अभी हमने सिन्नेबार को गर्म किया, HgO मिला, HgO को गर्म किया, Hg मिल गया। कॉपर सल्फाइड को गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड मिल गया, और कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ फिर से गर्म किया तो कॉपर मिल गया। लेकिन ऐसे सिर्फ गर्म करने से वो लो रिएक्टिविटी का मिल जाता है, इन लोगों का गर्म करने से मिलता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, उनका पहले ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्साइड। वैसे तो उनका भी ऑक्साइड बनाया था, याद करो, HgS, उसको गर्म करे तो HgO बनता था। फिर HgO मतलब क्या, ऑक्साइड। कॉपर का भी वही था, Cu2S गर्म किया तो Cu2O बना, फिर दोनों को साथ में, तो ऑक्साइड तो बीच में आता ही था। तो यहाँ पर भी वही है, ऑक्साइड बनाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। कार्बोनेटेड Cc बोला था मैंने याद रखने के लिए, तो कार्बोनेट और होंगे, उसको भी गर्म ही करना है। कैल्सिनेशन और वो रोस्टिंग दोनों है क्या, गर्म करने की मेथड, हीटिंग ही करना है और कुछ करना नहीं, प्रोसेस ही है, हीटिंग प्रोसेस। सो कार्बोनेट ओर को गर्म करोगे उसको क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर को गर्म करोगे उसको क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। ज्यादा एयर में कौन सा गर्म होता है और कम एयर में कौन सा गर्म, रोस्टिंग ज्यादा एयर में होता है और कैल्सिनेशन कम एयर में। करेक्ट। ओके, एक्सेसिव एयर
रोस्टिंग, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर कैल्सिनेशन। किसी को रोस्ट करना हो ना तो ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए, ऐसे याद रखो। ओके, तो किसी को रोस्ट करना हो तो अच्छे अमाउंट हो तब रोस्ट करो, तब उसका कुछ मीनिंग है। अकेले में रोस्ट कर दिया तो क्या मीनिंग है। ओके, ये फिलोसॉफी नहीं है, याद रखने के लिए है। ओके, सो समझ में आ गया। सल्फाइड और रोस्टिंग, ऑक्साइड बन गया, अब वो मेटल बन जाएगा तुम्हारे पास। तो चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी पूछा जाता है 2 या 3 मार्क में। तो भाई कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर टू ऑक्साइड और कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर टू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। ओके, एंड यहाँ पर दी एक्सेस एयर। ओके, एंड एग्जांपल लिख लो, जिंक कार्बोनेट गर्म कर दो, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉर्म होते हैं, मतलब क्या क्या, जिंक दोनों स्टेटमेंट फॉर्म होता है। हाँ यस, दोनों के साथ मिलता है। ऑक्साइड ही मिलेगा हमें, तो पहले ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, लेकिन उसका कार्बोनेट और भी मिलता है और सल्फाइड और भी मिलता है, दोनों के साथ मिलता है। ओके, सो जिंक कार्बोनेट क्यों दोनों के साथ पता है, Zn+2 CO3-2, वो ऊपर वाला टोपी याद करो, और Zn+2 एंड Sb-2, और ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्साइड भी -2, तो +2 -2 जुड़ जाता है। ओके, तो Zn CO3 गर्म करोगे ZnO CO2, यहाँ भी ZnOSO। सिंपल, आ गए 3 मार्क। ओके, हाँ, तो अब ZnO आ गए, उसका क्या, तो उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। अब आएगा हमारा हीरो पिक्चर में, कौन, कार्बन, तो वो रिड्यूस कर देगा। कोई भी आया, रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, क्या, ऑक्सीजन निकालो ऑक्सीजन निकालो ऑक्सीजन, सबको सब में से ऑक्सीजन निकाल देगा। ओके, तो वो ऑक्सीजन निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, जिंक। डन। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। और वी कैन यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज कर सकते हैं। वैसे ये भी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वैसे ये भी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। ओके, डिस्प्लेस ही हुआ है। सो क्योंकि ये जिंक को हटा के यहाँ बैठ गया वो। ओके, सो मेटल ये बैलेंस नहीं है। हाँ, नहीं तो सोचो कि CO2 कहाँ से आ गया, यहाँ तो एक ही रो, बैलेंस रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, ट्वाइस ZnO और व्हाटएवर। सो वी कैन यूज डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही है, मेटल होगा, सॉल्ट होगा एक। ओके, दी मेटल ऑक्साइड, ये जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल, तो हाई रिएक्टिव मेटल है वो, ये मेटल को अलग कर देगा और उसके साथ ऑक्साइड बना देगा, ये मेटल अलग हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड। डन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 1 मार्क में पूछी जाती है, व्हाट इज थर्मिट प्रोसेस। ओके, और थर्मिट रिएक्शन, तो ये अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन का नाम है सिर्फ। सारे रिएक्शन का नाम होता है, तो ये रिएक्शन का नाम है, ये कोई अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन जो तुम पढ़ चुके फर्स्ट चैप्टर में, वही केमिकल रिएक्शन है सारी, अलग टाइप नहीं है, लेकिन ये उसका क्या है, एक नाम है। ओके, एक नाम पर्टिकुलरली। सो Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम, तो आयन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ इकट्ठा होगा तो आयन बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हीट रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन यूज होती है टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स एंड जो बहुत हैवी मशीनरीज होती है उनमें जो क्रैक्स हो जाती है, वो क्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए थर्मिट रिएक्शन यूज होती है। गर्म करेंगे हम तो एक्चुअली एक्सपांड होगा। ओके, और वो ऐसे रिएक्ट करेगा, ऐसे मेल्ट होगा कि वो जो क्रैक्स है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल्ड हो जाएगी। डन। क्या 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 बैलेंस करने में, नहीं तो 2A बैलेंसिंग, वही तो बोला कि ये बैलेंसिंग नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2L करोगे तभी ना, देखो वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो 2 है। ओके, तो ये बैलेंस नहीं किया हुआ है, तो सर हमें एग्जाम्पल चलेंगे। यस, बट अगर टाइम हो तो जब भी तुम रिएक्शन लिखो तो तुम्हें ब्रैकेट में लिख देना है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, ऐसे पूरा लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, समझ में आया? नहीं तो अच्छा ठीक है, मत लिखना, जानबूझ के हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमने नहीं किया है। हाँ, हम ऐसा क्यों करें, नहीं लिखना। ओके, बस ऐसे ही डायरेक्टली लिख देना, आगे बढ़ जाना।
वैसे भी कंपलसरी नहीं है, तुम कोई भी PYQ आंसर बुकलेट उठा के चेक कर सकते हो। जरूरी कहाँ है, उन्होंने बोला होगा कि ये वर्डिंग्स में बोला है कि भाई आयरन ऑक्साइड मिक्स विद द एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन मेटल। राइट डाउन दिस केमिकल रिएक्शन इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड बैलेंस इट। तब जाके तुम्हें बैलेंस करना है उस, ये सबका कितना, 1 मार्क के वर्डिंग से पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए आयरन ऑक्साइड ये है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये है। ओके, फिर वो लिखने के बाद उसका क्या करो, बैलेंसिंग, तो वो पूरा 1 मार्क मिलेगा। डन। ओके, हाँ, तो अब आते हैं लास्टली जिसको कार्बन भी रिड्यूस कर सकते नहीं है। ओके, तो वो है हमारा अल्कली एंड अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्धन मेटल्स। ग्रुप 1 है उसको अल्कली बोलते हैं और ग्रुप 2 है उसको अल्कली अर्धन मेटल्स बोलते हैं, नाम है सिर्फ उनका। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये सब है। अभी देखो एल्यूमिनियम तो ग्रुप 13 में, ये दो पहले 2 ग्रुप में नहीं आता, फिर भी वो ऐसा है। ओके, तो क्या है, अब इनके रिडक्शन के लिए इनके ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इनके जो ऑक्साइड है वो सिर्फ गर्म करने से मेटल को अलग करेंगे नहीं, तो उनके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो वही ये सब हमने देख ही लिया था कि जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड के तौर पे लेंगे, जो प्योर मेटल है उसको कैथोड के तौर पे लेंगे। डन। और कैथोड मतलब क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड मतलब क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और उसमें उल्टा कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। कैट पॉजिटिव ऐसे याद रखा था हमने, हाँ ओके, कैट पॉजिटिव और एनायन ऑनियन नेगेटिव। ओके, लेकिन वो किस में, चार्ज में, इलेक्ट्रोड में उससे उल्टा। ओके, तो ये हो गया। और सॉल्ट ऑफ मेटल, ओके, ये नीचे सॉल्ट ऑफ मेटल होगा, मतलब जैसे कि अगर तुम एल्यूमिनियम को प्योरिफिकेशन कर रहे हो तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे पर्टिकुलरली सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें एल्यूमिनियम होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, सो और नीचे यहाँ पे जमा हो जाएगी क्या, इम्प्योरिटीज। क्यों, क्योंकि ये इम्प्योर है ना, तो जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे मड, एनोड मड बोलते हैं हम। ओके, 1 मार्क में अगेन वो भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज एनोड मड। तो तुम सिर्फ डेफिनेशन लिख, मतलब 1 मार्क में तो डेफिनेशन लिख के आओगे चलेगा, बट थोड़ा एक्सप्रेसिव और से इलेबोरेटिव डेफिनेशन लिखना। ओके, अगर ऐसा पूछा तो ये इम्प्योरिटीज है, दैट्स इट। यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। डन। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये भाई साहब को तो हम पहले भी मिल चुके हैं, कोरोजन। ओके, तो वही कोरोजन मेटल के ऊपर जो रस्टिंग जो हम बोलते हैं ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, सो दैट इज कोरोजन। अब वो प्रिवेंट करने के लिए 1 मार्क में पूछा जा सकता है, इतनी मेथड्स है, पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। ओके, तो उसमें से मेकिंग एलॉयज और गैल्वेनाइजिंग हमें थोड़ा देखना है। एनोडाइजिंग है वो तुम्हारे टेबल में गिवन है, येलो का ऑरेंज कलर का जो टेबल है उसमें गिवन है, आज तक पूछा गया नहीं है, बट माय सजेशन पढ़ लेना एक बार, वेरी इजी। ओके, बहुत ही इजी है, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक किया ना, इलेक्ट्रोलाइसिस किया ना, वैसी ही प्रोसेस है एनोडाइजिंग। ओके, तो एक बार रीड कर लेना, तुम्हारी बुक में वो जो येलो कलर का है उसमें गिवन है। ओके, तो गैल्वेनाइजिंग, सब में क्या है, एक लेयर बना देते हैं। ये सारी ही मेथड में करते क्या है हम, ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ वाटर वेपर है, ये डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आएंगे तो कोरोजन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पेंट मार दिया, तो अब कांटेक्ट में कौन आएगा, पेंट कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के, पेंट कांटेक्ट में आएगा वाटर वेपर के, और ये आएगा नहीं। ओके, गैल्वेनाइजिंग में भी सेम, सब में सेम, तुमने बीच में एक लेयर बना दिया। ओके, बट लेयर सपोज पेंट मतलब हाथ से ऐसे कर दिया, कहीं पे तुम्हें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करनी पड़ेगी, कहीं पे तुम्हें ऐसे बीच में रखकर हीट देनी पड़ेगी, सब में अलग अलग, लेकिन किया क्या तुमने, लेयर बना दिया। ओके, तो वही है, गैल्वेनाइजिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। ओके, जिंक का थिन लेयर बनाना है, मैंने बोला ना बीच में लेयर आ जाएगा, तो गैल्वेनाइजिंग में किसका लेयर आ जाएगा, जिंक का लेयर आ जाएगा। ये फोन अभी उल्टा करूंगा तब तुम्हें ये जो दिख रहा है ना येलो कलर का मेहंदी वाला,
मेहंदी कहाँ, हल्दी वाला वैसा हो जाएगा गैल्वेनाइज करोगे तो। जैसे कि हमारी गाड़ियाँ होती है, ओके, 2 व्हीलर्स, तो उसकी भी जो स्पोक्स होते हैं, हमारी साइकिल की जो स्पोक्स होती है उस पर भी गैल्वेनाइजिंग करते हैं, ओके, मॉनसून से पहले। और फिर उसको धोना या साफ करना नहीं है, रहने दो, और फिर मॉनसून के बाद उसको साफ कर दो। क्यों? क्योंकि ये बारिश के सीजन में तो कितना मॉइस्चर होगा बाहर, तो कोरोजन ना लगे इसलिए। लेकिन हम ऐसा कुछ करते नहीं है, एंड दैट्स वाई हमारे स्टील और आयरन की जो स्पोक्स है, जो साइकिल है, जो बाइक है, उस पर कोरोजन लग जाता है। एंड देन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। होमोजेनियस मिक्सचर है 2 मेटल का या 1 मेटल और 1 नॉन मेटल का। क्या करना है, दोनों को मोल्टन स्टेट में लेके आ जाओ, मिक्स करो, ठंडा कर दो, हो गया। आइसक्रीम बना रहे हो वैसे, ओके। सो मेकिंग एलॉयज, एलॉइंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से चेंजिंग द मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, रस्टिंग एक्सेट्रा। मतलब जो प्रॉपर्टीज है एलॉइंग की वजह से वो चेंज हो जाएगी, ओके। जैसे कि आयन है, ओके, तो सिर्फ आयन है तो आयन की प्रॉपर्टीज है, लेकिन आयन के साथ मैंने क्रोमियम, जिंक वो सब भी डाल दिया तो अलग एलॉय बन गया, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। जैसे हम देखते हैं स्टील है, ब्रास है, ओके, तो वो एक प्रॉपर्टी नहीं, अब इसके अंदर जितने इकट्ठा हुए वो सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि चाइल्ड बना तो उसमें मम्मी पापा दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, बायोलॉजी, ओके, दोनों की तो ये एलॉय 2 से बना है तो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, उसकी प्रॉपर्टी। और जरूरी नहीं है कि दोनों की प्रॉपर्टी होगी, एक थर्ड प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो दोनों से अलग है, ओके, वैसे भी है। जस्ट लाइक H2O एलॉय तो नहीं है लेकिन से H2O, ओके, कि हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे यूज होता है, ऑक्सीजन बर्निंग, विदाउट ऑक्सीजन तो बर्निंग होगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है। ऑक्सीजन बर्निंग होने के लिए जरूरी है, लेकिन H2O वो बर्न हुआ उसको कंबशन, मतलब उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज होता है। यही पूछा था। अच्छा, तो हाइड्रोजन फ्यूल, ऑक्सीजन फ्यूल के लिए सपोर्टर है, उसके बिना होगा नहीं, लेकिन वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो वो तो आग बुझाने के काम आता है, आग लगाने के नहीं, ओके। तो क्या कंपाउंड बनने से या ऐसे एलॉय बनने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, ओके, और वो हेल्पफुल है हमारे लिए, तो वही बोल रहे हैं। ये एक मार्क में याद रखना पड़ेगा कि भाई स्टेनलेस स्टील तो क्या है, आयरन, निकल एंड क्रोमियम, याद रखना। स्टेनलेस स्टील मतलब क्या, आयरन, निकल एंड क्रोमियम, INC मतलब स्टेनलेस स्टील, ओके, INC के आयरन, निकल एंड क्रोमियम। क्या बोला, मेरे माइंड में भी वही आया था लेकिन फिर स्टेनलेस स्टील आया ना तो मैंने बोला छोड़ो स्टेनलेस स्टील, अभी सरदार पटेल जी आ जाते तो मैं बोल देता स्टेनलेस स्टील, लेकिन फिर ये आया इसलिए मैंने बोला छोड़ो, नहीं देना, नहीं तो मेरे माइंड में वही आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, कौन सा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये जो हम बोलते हैं वो एनोडाइजिंग उसी में आएगा। एल्यूमिनियम का जैसे हमने लिया था तो ये विंडो के एग्जांपल बताए थे मैंने, एनोडाइजिंग, तो वही एनोडाइजिंग मतलब एल्यूमिनियम का ही लेयर, तो मतलब होगा क्या कि एल्यूमिनियम कांटेक्ट में आ जाएगा, मतलब वो जो व्हाइटिश लेयर बनेगा वो एल्यूमिनियम कांटेक्ट में आएगा, जो हमारा ओरिजिनल मेटल है वो कांटेक्ट में नहीं है, तो वो एनोडाइजिंग में आएगा। कहाँ गया ये, वही जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए बोला, तो मतलब वो एल्यूमिनियम के ऊपर या एल्यूमिनियम के ऊपर भी, यस, एल्यूमिनियम के ऊपर भी, एल्यूमिनियम का भी तो रस्टिंग हो सकता है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर भी वो लेयर हम लगा देते हैं, एल्यूमिनियम ही है उसमें, लेकिन अकेला एल्यूमिनियम नहीं है, हाँ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड्स एंड ऑल, समझ में आया, ओके। तो ये याद रखना, स्टेनलेस स्टील, देन दूसरा ब्रोंज, ओके, तो ब्रोंज किस किस का है, कॉपर एंड टिन, ओके, कॉपर एंड टिन, जैसे कि बेल, वो जो हमारा मंदिर में बेल होता है, घंट, ओके, तो कॉपर का होता है वो, तो ऐसे हम आवाज करते हैं कॉपर, टिन आवाज आती है, ओके, तो ब्रॉन्ज मेडल मिल गया तुम्हें ऐसे, इसीलिए टिन आवाज कर दी तुम्हें। और कॉपर एंड चला गया जिंक, ओके, दैट इज ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ओके, दैट इज
brass. Zebra. Okay. Copper and zinc, that is brass. Done. एक एक मार्क में पूछा जा सकता है. Then MCQ में यस. और ये एक लास्ट वाला लीड एंड टिन, तो दैट इज सोल्डर. ओके, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सोल्डरिंग करने के लिए यूज होता है, जस्ट लाइक वेल्डिंग. ओके, जो हमारी टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसमें जो सर्किट्स होती है ना, छोटे छोटे मदरबोर्ड सर्किट्स, तो उसमें एक वायर को दूसरे वायर के साथ जोड़ने के लिए ये वेल्डिंग किया जाता है. बट वो उसको वेल्डिंग नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे हम? सोल्डरिंग. तो सोल्डर मतलब क्या? लीड और टिन का क्या है? एलॉय. डन. ओके, एंड दैट्स इट. वही है. और हाँ, ये कि कोई भी कंपाउंड हो लेकिन उसके साथ तुमने मर्क्यूरी जुड़ा हुआ हो तो उसे बोलेंगे एमेल्गम, और से वो प्रोसेस को हम बोलेंगे एमेल्गमेशन. डन. तो ये हमारा पूरा चैप्टर 3 था. अच्छे से रिवाइज हो गया होगा. ओके, पूरा याद कर लो अच्छे से. मोस्ट प्रोबेबली तो यही तुम्हें सब कुछ याद रह गया होगा. ओके, बट अगर तुमने, कहने का मीनिंग क्या है, ये तो बढ़िया. ओके, अभी शायद किसी के माइंड में ऐसा थॉट आ रहा होगा कि सर ऐसे ही सारे चैप्टर्स करवा दो तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा. बात सही है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है. बट ये भी कब पॉसिबल हुआ? जब ऑलरेडी तुम्हें ये सब आता है. अभी मैं तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस समझाने बैठ गया कि भाई ये है कैथोड, यहाँ पे ये होगा, ये है एनोड, यहाँ पे जो इम्प्योर है वो यहाँ लेना है. उस तरीके से नहीं होता. तो अगर तुमने रेगुलर स्टडी की हुई है तो रिवीजन करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर पेपर लिखोगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. आता ही है, आता ही है. अभी इसका टेस्ट में ले लूं ना कल, तो तुम्हारे सबके आउट ऑफ आउट के नजदीकी मार्क्स आ जाए. 25 मार्क्स का ले लूं ना तो 20 के अब मार्क्स आ जाए. बोलो, अगर ध्यान है तो. ओके, बट हमें सारे चैप्टर्स की ऐसी प्रिपरेशन करनी है, सारे चैप्टर्स की. तो हमें पता है कि कौन से चैप्टर में तकलीफ होती है, उसकी ज्यादा प्रिपरेशन करनी है. अंडरस्टूड? ओके, सो कल मैंने क्या बोला? 3 बजे ना? हाँ, 3 o'clock. GSCB को 3 o'clock, और 4 o'clock से हमें करना है 4 o'clock से 4th चैप्टर, 4 o'clock से 4th चैप्टर. देन 10th का मतलब लाइट वाले चैप्टर में रिफ्रैक्शन का डाउट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स का थोड़ा बहुत डाउट, एंड बाकी जो भी डाउट्स हो वो. ओके.